लाइव हो गए। साथियों नमस्कार, मैं शुभम तिवारी पीडब्ल्यू के टीचिंग वाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सभी साथियों को पता है कि हम आपसे संस्कृत विषय पर डेली चर्चा करते हैं। संस्कृत विषय पर हमने जो आपके प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी वो हमने की थी आपके प्रतन के भाग 1 पर। अब हम बात करेंगे प्रतन के भाग 2 पर। पहले लेक्चर में आपका क्या था? आपका अभ्यंतर प्रतन था, जो आपका 5 टाइप का होता है या 5 प्रकार का होता है। अब इसमें आपका होगा बाह्य प्रतन होगा। बाह्य प्रतन आपके 11 प्रकार का होता है। बार बार परीक्षाओं में यूपीटीईटी परीक्षा हो, चाहे एमपीटीईटी हो, कोई भी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, कोई भी आपकी टीचर भर्ती से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें आपकी अगर संस्कृत आती है तो संस्कृत में आपका ये पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का हम क्या रहेगा? आपका रहेगा प्रतन का भाग 2 रहेगा। क्या रहेगा? आपका रहेगा प्रतन का भाग 2 रहेगा। और इसमें हम देखने वाले हैं क्या पता? इसमें हम देखने वाले हैं बाह्य प्रतन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? इसमें हम बाह्य प्रतन देखने वाले हैं। बाह्य प्रतन होते क्या है? बाह्य प्रतन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों जो आंतरिक रूप से हम सोचें विचारें समझें वो है आपका आंतरिक प्रतन, और जो हम बाहर रूप से या किसी को हम बोलकर व्यक्त करें तो वो है आपका बाह्य प्रतन। प्रतन का मतलब होता है कि आप कहीं प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को उच्चारण करने की क्या कर रहे हैं? आप चेष्टा कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि हम उच्चारण करें या ना करें, वो है आपका प्रतन है। तो बाह्य प्रतन होता है आपका क्या कि आप अपने जो आपके विचार हैं वो आप अपने विचार आप व्यक्त कर रहे हैं किसी दूसरे के सामने, ठीक है। अर्थात अब आते हैं कि बाह्य प्रतन आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा बाह्य प्रतन होते हैं आपके कितने प्रकार के? 11 प्रकार के होते हैं। अब एक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है, हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या है बाह्य प्रतन में। बाह्य प्रतन आपके कितने होते हैं? आपके 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका व्यवहार है, फिर दूसरा है आपका संवार है, फिर आपका श्वास है, फिर आपका नाद है, फिर आपका घोष है, फिर आपका अघोष है, और अल्प प्राण है आपका, महाप्राण है आपका, उदात्त है, अनुदात्त है, और आपका स्वरत है। देखिए जो आपका बाह्य प्रतन है, बाह्य प्रतन होते हैं आपके 11 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरत होते हैं आपके 11 प्रकार के होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें आपके पेयर टाइप के रहेंगे। पहले आपके 3 रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर आपका महाप्राण अल्प प्राण रहेगा, और घोष अघोष की के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं आगे आगे क्या है आपका। आगे है आपका इनमें प्रथम 8 हैं जो आपके, अर्थात जो आपके प्रथम 8 हैं वो आपके किससे संबंधित हैं? वो आपके व्यंजन से संबंधित हैं, वो आपके हल से संबंधित हैं, वो आपके, ठीक है, आपके व्यंजन से संबंधित हैं, ठीक है। अब जो आपके अंतिम 3 है, अंतिम 3 आपके किससे संबंधित है? अंतिम 3 आपके स्वर से संबंधित है, अंतिम 3 आपके अच से संबंधित है। इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? चलिए इतना समझ में आया है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि व्यंजन से संबंधित कौन कौन है। तो आप देखिएगा पेपर में, देखिए बार बार आता है प्रश्न, इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। क्या आता है कि व्यवहार हो गया आपका, संवार हो गया, श्वास हो गया, नाद हो गया, घोष हो गया, अघोष हो गया, और आपका अल्प प्राण और महाप्राण, ये हैं आपके व्यंजन से संबंधित। व्यंजन से संबंधित कितने हैं? आपके 8 हैं। नंबर 1 व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण हैं आपके क्या? ये आपके व्यंजन से संबंधित हैं। अब आपके स्वर से संबंधित कौन है? स्वर से संबंधित कौन है? तो स्वर से संबंधित है आपके उदात्त हो गया आपका, आपका अनुदात्त हो गया, और आपका स्वरत हो गया। अर्थात इसमें आपके व्यंजन आएंगे, जितने भी आपके 33 व्यंजन हैं वो आपके आएंगे इन 8 प्रतन में आएंगे, ठीक है। और जो आपके स्वर हैं, स्वर आपके आएंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरत में आएंगे, ये आपके स्वर से संबंधित हैं। अर्थात इसमें पूरे स्वर आएंगे आपके, कि जो आपके संस्कृत में 9 स्वर होते हैं वो आपके इसी में आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है आपका? चलिए सबसे पहले है, हमने आपसे कहा कि ये जो आपके प्रतन है ना, ये आपके पेयर में चलते हैं, एक नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, श्वास क्या है, अघोष क्या है, ये आपके पेयर में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं। जोड़ा कौन है आपका? पहला जोड़ा कौन है? पहला है आपका व्यवहार हो गया, आपका श्वास हो गया, और आपका अघोष हो गया। क्या हो गया? पहला आपका व्यवहार हो गया, श्वास हो गया, और आपका अघोष हो गया। अब इसमें होता क्या है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, हमें ये समझना है कि व्यवहार में आपका कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपके श्वास में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और आपके अघोष में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सभी साथियों को इतना पता है कि जो आपका व्यवहार है, आपका श्वास है, आपका अघोष है, इसमें आपके जो आपके हमने बताया था स्पर्श व्यंजन,
बताया था कि नहीं बताया था? स्पर्श व्यंजन में जो आपके वर्ग होते हैं, आपके 5 वर्ग होते हैं, बताया था। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने आपसे एक चर्चा की थी कि उनका उच्चारण स्थान देखा था, कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, ये हमने आपके उच्चारण स्थान देखे थे। अब उसके बाद हमने एक बात की थी कि इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और इसमें वर्ण कितने होते हैं? इसमें 25 वर्ण होते हैं। किसमें? 25 वर्ण होते हैं। अब सबसे पहले जो आपके 25 वर्ण होंगे और आपका जो एक वर्ग में आपके 5 वर्ण होंगे, तो आपका क्या है? पहला और दूसरा वर्ण क्या रहेगा? पहला और दूसरा वर्ण उसमें कैलकुलेट रहेगा, अर्थात पहला और दूसरा वर्ण उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। पहला और दूसरा वर्ण रहेगा और उसके बाद आपका जो शाखा सा है, शाखा सा है आपका, वो रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा? आपका विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि विवार, श्वास और कोश में आपके जो आपका वर्ग है वो आपके पहले और दूसरे वर्ण रहेंगे। क्या रहेंगे? 1 और 2 वर्ण वर्ण आपके रहेंगे हर वर्ग के। अर्थात अब आपके कितने वर्ण हो गए? आपके 5 वर्ग होते हैं। अब 5 वर्ग में आपके प्रत्येक वर्ग में आपके 2-2 वर्ण हो गए, तो कितने हो गए? 2 पंचे 10 हो गए आपके वर्ण हो गए, ठीक है। ये किससे हो गए? ये हो गए आपके वर्ग से संबंधित हो गए, ठीक है। तो आपके कितने हो गए? 2 पंचे 10 तो हो गए आपके ए, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपके सा, खा, सा, ये होते हैं आपके 3 होते हैं, ठीक है। सा, खा, सा आपके 3 होते हैं। और आपका विसर्ग में आपको पता है कि यार विसर्ग में आपकी आखिरी में क्या लग जाती है? विसर्ग में आपकी आखिरी में 2 बिंदी लग जाती है। तो इतना आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? ऐसा तो नहीं है कि आपका डाउट हो? इतना समझ में आया है कि नहीं आया है? चलिए, अगर इतना समझ में आया है तो एक बार आप लोग यस बोलिएगा, हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। अब है आपका संबार, नाद और घोष। क्या है? अब है आपका संबार, नाद और घोष। देखिए आपके 3-3 के पेयर हैं यार, और परीक्षा में यार बार बार आता है, इसलिए हम यार आपसे बार बार बोल रहे हैं। आपका परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर का आता है। और देखिए टॉपिक बहुत सरल है, अगर इसको समझ गए आप तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको समझ गए तो ये क्या हो जाएगा? आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका? संबार, नाद और घोष, ये हैं आपके 3। उसमें भी आपके 3 हुए और इसमें भी क्या हो गए? इसमें भी आपके 3 हो गए। 1 मिनट, इसमें भी क्या हुए? इसमें भी आपके 3 हो गए। अब 3 और 3 कितने हो गए? 1 मिनट, 3 और 3 हो गए आपके 6 हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें वर्गों, उसमें तो हो गया आपका पहला और दूसरा। अब इसमें हो गए आपके तीसरा, चौथा और आपके 5वां वर्ग, अर्थात 3, 4 और 5, ठीक है। कितने हो गए? इसमें हो गए आपके 3, 4 और आपके 5। और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, उसमें आपके सल थे, ठीक है, उसमें आपके ऊष्म थे। सल प्रत्याहार के अंतर्गत शाखा सात है, हाँ आपका अलग है, ठीक है आप, ठीक है। और इसमें क्या है आपका? इसमें आपके हैं उस अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में कितने आते हैं? यावा राला, आपको पता है, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो आपका तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण है, इसमें क्या है? गा, घा, गा, घा, चा, छा, जा, या ढा, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, दा, धा, ना और वा, भा, मा और या, वा, राला। क्या है? या, वा, राला। और आपका क्या है? हा वर्ण भी है इसमें। क्या है? आपका हा वर्ण भी है। वो अनुस्वार में क्या रहता है? आपका अनुस्वार में आपकी अंग की बिंदी रहती है। किसमें रहती है? अनुस्वार में आपकी अंग की बिंदी हमेशा रहती है। इतना हमने आपको बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? तो अब आपका संबार में क्या है? संबार में आपकी 3 है। पहला है आपका तीसरा वर्ण, फिर आप चौथा वर्ण, फिर है आपका 5वां वर्ण। अब हो गए आपकी 3, 5, 15 और आपका यावार आला हो गया और 14 यावार आला हो गया और आपका हा भी इसमें हो गया। और आपका अनुस्वार आपका गिना नहीं जाता है, अनुस्वार में मात्र अंक की बिंदी ऊपर आती है, इसलिए आपके कितने हो गए? आपके हो जाते हैं पहले प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? आपके 3 है, 3, 5, 15 और आपका क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन जुड़ गए, यावा राला जुड़ गए और इसमें आपका हा भी हो गया, ठीक है। हा भी आपका समाहित है, ठीक है। इतना समझ में आया है कि नहीं आया है? एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। इतना समझ में, उम्मीद है आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं किस पर? हम बात करते हैं अल्प प्राण पर बात करते हैं। अब आपके कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। अब आपके बचे अल्प प्राण बचा आपका और आपका महाप्राण बचा, ठीक है। चलिए
तो एक बार सभी साथी बताइएगा कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी। क्या है, देखो पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करिएगा, बिल्कुल समझ के तैयारी करिएगा, क्योंकि टाइम पता नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है। आपको पता है कि केबीएस पीआरटी की वैकेंसी आई, आई कि नहीं आई? दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आया, आया कि नहीं आया? दिसंबर से जनवरी कब निकल गया कुछ पता नहीं चला। जो साथी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से तो उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो साथी अभी अभी जा गए होंगे कि यार डेट भी आ गई अब तो एग्जाम की, थोड़ा हम पढ़ लें क्या, तो यार कंपटीशन बहुत है आज के ज़माने में, ठीक है ना, कंपटीशन बहुत है, नौकरियां आज के ज़माने में बहुत कम मिल रही हैं। तो हमारा कहने का मतलब इतना है कि आप हमेशा जगे रहिएगा, ऐसा नहीं कि अभी तो कोई है ही नहीं है यार, आराम से जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्जाम की डेट आएगी तब हम देखेंगे, ऐसा नहीं है यार। आपको अभी से आप लगे रहेंगे तो आपको एंड टाइम पे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या है, हम बात कर रहे हैं अब अल्प प्राण पर बात कर रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग हमेशा तत्पर रहिएगा, किसी कार्य के करने के लिए हमेशा तत्पर रहिएगा, ठीक है। तो अब अल्प प्राण है, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, थोड़ा, क्या होता है, अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है। और प्राण का अर्थ होता है किससे, प्राण का अर्थ होता है आपकी वायु से। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु से, अर्थात जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े, अर्थात भीतर से कम मेहनत करना पड़े, हमें बहुत कम बोलना पड़े, वो क्या है आपका, वो आपका अल्प प्राण है। अल्प का मतलब होता है कम, क्या, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण का मतलब तो सभी को पता है कि प्राण का मतलब वायु से है, इतना तो पता है कि नहीं पता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका जो अल्प प्राण है इसमें आपके जो आपका वर्ग है, 5 वर्ग है, 5 वर्ग में आपके कितने कितने कौन कौन से आते हैं, तो इतना ध्यान रखना है आपको, 135 ध्यान रखना है। क्या आप बता रहे थे बार बार ट्रिक कि यार अल्प प्राण और महाप्राण की हम ट्रिक की, आप बोल रहे थे कि सर संस्कृत में हमें ट्रिक बताओ, आप तो और सब्जेक्ट ही आप ट्रिक बताते हैं लेकिन आप संस्कृत की ट्रिक नहीं बताते हैं। तो हमने आपसे कहा कि आपकी अल्प प्राण की ट्रिक क्या है, आपकी अल्प प्राण की ट्रिक है 135, अर्थात अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से हमें कम वायु फेंकना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या रहेगा, आपका अल्प प्राण रहेगा, और इसमें आपकी यण प्रत्याहार भी क्या रहेंगे, आपके यण प्रत्याहार भी समाहित रहेंगे। और यण प्रत्याहार में कौन कौन से क्या होता है, आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण आपके कितने होते हैं, वे आपके 4 होते हैं। या वाला आपके क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण आपके होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट में यस बोलिएगा, ठीक है। आपका अल्प प्राण में क्या होगा, अल्प प्राण में आपके होगा 135, ध्यान रखिएगा आप, 1 3 5। तो आपके प्रत्येक वर्ग में 3 वर्ण हुए तो कितने हो गए, 5 वर्ग में आपके 3 5 15, और 4 हो गए आपके यण प्रत्याहार से अर्थात अंतस्थ व्यंजन से, तो आपके 15 और 4 19 होगा, ठीक है। तो आपके अल्प प्राण में कितने आते हैं, अल्प प्राण में आपके 19 वर्ण आपके आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि जो आपके अल्प प्राण में क्या हो गया, आपका प्रथम तृतीय और पंचम हो गया, अंतस्थ वर्ण आ गए आपके, का गाना, चा जाइया, टाड़ाना, ता दाना, पाफा बामा, और आपका यावा राला, और आपके कितने हो गए, आपके 19 हो गए कि नहीं हो गए, 19 हो गए। हमने आपको बताया कि अल्प प्राण में कितने हो गए, 19 हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं महाप्राण पर, बात करते हैं किस पर बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं महाप्राण पर बात करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महा का अर्थ होता है अधिक, और प्राण वायु जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे हम महाप्राण कहते हैं। अर्थात महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब वायु होता है, ठीक है। अर्थात वो इस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से हमें क्या करना पड़ता है, हमें अधिक वायु का क्या करना पड़ता है, हमें अधिक वायु फेंकनी पड़ती है, अधिक हमें ज्यादा दबाव से हमें बोलना पड़ता है। तो वो हो गए आपके महाप्राण हो गए। अब महाप्राण में क्या रहता है, आपके अल्प प्राण में तो आपका 135 हो गया, आपको याद हो गया कि भैया सर ने बताया हमें
कि अल्प प्राण में आपकी ट्रैक क्या है, आपकी 135 है, आपको याद हो गया। अब आपका महाप्राण में क्या है, महाप्राण में आपका 24 हो गया। महाप्राण में क्या हो गया, महाप्राण में आपका 24 हो गया। अर्थात प्रत्येक वर्ग में 2 और 4 तथा सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार को पता है आपका, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो सल प्रत्याहार में आपके 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, अब सल प्रत्याहार में जो 4 वर्ण आते हैं उसे हम कहते क्या हैं, तो यार उसे हम कहते हैं ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो 4 वर्ण आपके कौन से हैं, 4 वर्ण हैं आपके सा, खा, सा और हा। जो खटकोण वाला सा है उसे हम बोलते हैं क्या, खटकोण वाला सा या मूर्धन्य सा हम उसको बोलते हैं। तो आपके कितने वर्ण हो गए, आपके 4 वर्ण हो गए, सा, खा, सा, हा, आपके कितने हो गए, 4 वर्ण हो गए। इतना ध्यान है कि नहीं है। तो अब आपके जो 2 पंचे 10 और 14 हो गए आपके, क्या 14 हो गए आपके महाप्राण में होते हैं, 14 आपके महाप्राण में वर्ण हो गए। ठीक है, तो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और आपके ऊष्म वर्ण इसमें समाहित हो गए। ए हैं आपके 2 पंचे 10 और ए हो गए आपके 4, तो आपके कितने हो गए, आपके 14 हो जाते हैं भाई साहब। महाप्राण में आपके कितने हो जाते हैं, महाप्राण में आपके 14 हो जाते हैं। बार बार परीक्षा में आता है, चाहे हिंदी का हो और चाहे संस्कृत का हो, सेम रहेगा, बिल्कुल बदलेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, चाहे आपकी संधि दीर्घ हो संस्कृत में हो, चाहे आपकी संस्कृत हिंदी में हो, आपकी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे आपका पर्यायवाची हो, विलोम हो, चाहे महाप्राण या अल्पप्राण हो, ये बदलेंगे नहीं। अगर छोटा अ अनार का है तो छोटा अ अनार का ही रहेगा। ठीक है, तो आपके क्या हो गए, आपके 2 पंचे 10 और 4 हो गए, आपके कितने हो गए, आपके 14 हो गए। महाप्राण में कितने हो गए, आपके 14 हो गए। अर्थात इतना हमने जो किया है इसमें सिर्फ आपका क्या आया, आपका व्यंजन आया। क्या आया, आपका व्यंजन आया। अब है आपका क्या, अब आते हैं स्वर पर। भैया व्यंजन आ गए आपके, व्यंजन आपके स्टार्टिंग के 8 में आ गए। अब आपके उदात्त, अनुदात्त और आपके स्वरित बचे। ठीक है, देखिए तो आपका उदात्त क्या है, उच्चैरुदान्तः, उच्चैरुदान्तः अर्थात मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण है उनमें ऊर्ध भाग से बोले, अर्थात जो कंठ तालु है इसके ऊपर वाले भाग से बोलने वाले क्या है, ऊपर वाले भाग से बोलने वाले क्या है, इसमें स्वर की उदात्त संख्या होती, स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। जो वर्ण कंठ तालु मूर्धा से तो बोले जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका उच्चारण थोड़ा ऊपर से होता है, तो वो आपके स्वर हैं। अब हम आपको एक ट्रिक उसके माध्यम से बताएंगे, डायग्राम के माध्यम से। ये या तो सबसे पहले आपके उदात्त हो गए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर उदात्त क्या है, तो भाई साहब उदात्त है मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें हम जो ऊर्ध्व भाग से जो हम बोलते हैं वो आपके उदात्त हैं। अब हम कैसे बोलते हैं, पहले हम आपका तीनों बता देंगे, फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे बोलते हैं। चलिए, अब है आपका अनुदात्त। अनुदात्त का क्या है, नीचई अनुदात्त अर्थात कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न या निम्न भाग, अधोभाग से उच्चरित अच्च स्वर की क्या होती है, अच्च स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। किसकी, अच्च स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। अर्थात पहले तो हो गया आपके ऊपर वाले स्वर, फिर हो गए आपके नीचे वाले स्वर। इतना समझ में आया। अब हम कैसे बोलते हैं इतना हम आगे बताएंगे आपको। देखो, अब है आपका स्वरित। क्या है, अब आपका स्वरित है। स्वरित में क्या है, स्वरित में आपका समाहार, अर्थात देखिए आपने हमने आपको बताया था कि जो आपकी गिनती लिखी रहेगी, जैसे 1 लिख गया, 2 लिख गया, 31 लिख गया, ये क्या है यार, क्या है ये, आपके पहले अध्याय का दूसरे पाद का कौन सा सूत्र है, आपका 31वां सूत्र है। किसका, पहले अध्याय का दूसरे पाद में, दूसरे पाद का कौन सा है, आपका 31वां सूत्र है। ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, जहां उदात्त और अनुदात्त अर्थात जहां उच्चारण के लिए ऊपर और नीचे दोनों का क्या हो जाए, दोनों का समाहार हो जाए, अर्थात जो ऊपर हो गए उच्चारित और जो नीचे हो गए उनका क्या हो गया, दोनों का समाहार हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्वर की स्वरत संज्ञा होगी। क्या होगी, स्वर की स्वरत संज्ञा होगी। अर्थात उदात्त, अनुदात्त और स्वरत प्रत्यन केवल स्वरों के होते हैं। ठीक है, हमने कहा आपसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरत एक एक किसके होते हैं, ये आपके सिर्फ स्वर के ही होंगे। ठीक है, अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरत को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। क्या, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक ग्रंथों को, वैदिक ग्रंथों में किसका प्रयोग किया गया है, अर्थात जो आपके उदात्त, अनुदात्त हैं इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपके
वैदिक ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इधर ध्यान रखिएगा आप लोग, किसमें किया गया है? वैदिक ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। अर्थात अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है, अर्थात जबकि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। अब देखिए, एक मिनट, ये आपका हो गया। ठीक है, इधर हम आपको क्या, इधर हम आपको, ये हो गया आपका उदात्त, ये हो गया आपका अनुदात्त, और ये हो गया आपका स्वरित। क्या हो गया? पहला हो गया उदात्त, फिर हो गया अनुदात्त, फिर हो गया आपका स्वरित। देखिए अब इसमें क्या है आपका, अब इसमें ये है कि आपने कोई मंत्र पढ़ा, कैसे? कोई मंत्र आपने कोई भी पढ़ा, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जो आपने, आपकी तुक बनी, कोई आपकी तुक बनी, तो जो आपकी तुक बनी तो वो क्या हो गया आपका? वो आपका उदात्त हो गया। ठीक है, और जो आपका नीचे आपने कम स्वर में, कम स्वर में आपने, कम आवाज में आपने दबाया, वो हो गया आपका अनुदात। और जो आपका बीच में है वो हो गया आपका स्वरित। क्या हो गया? वो आपका स्वरित हो गया। तो आपको अब समझ में आया है कि उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है और स्वरित क्या है। इतना समझ में आया है कि नहीं आया है? एक बार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें उदात्त तो अनुदात्त तो स्वरित में क्या होते हैं? आपके सभी स्वर होते हैं। और इसमें कितने वर्ण हैं? हमने आपसे कहा इसमें कितने हैं आपके स्वर? तो भाई साहब 9 ही हैं, ज्यादा तो आपके हो नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है? आ ई उ री ली और ए ए और उ औ हैं आपके, क्या हैं? ये आपके स्वर हैं। तो साथियों देखो, हमने आपसे अभ्यंतर प्रत्यय के बारे में बात की, अब डिटेल में हमने आपसे बाह्य प्रत्यय के बारे में बात की। हमें नहीं लगता है कि कोई भी आपका डाउट रहेगा। और एक बार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है ना, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? जो आपकी क्लास थी अभ्यंतर प्रत्यय की, वो आपकी पूरी अच्छे से हो गई। अब आपकी जो बाह्य प्रत्यय की थी वो भी आपकी पूरी डिटेल में, डिस्क्रिप्टेड में हमने पूरा पूरा डिटेल में बता दिया है। तो एक बार हमें क्लास का जरूर बताइएगा कि हमें क्लास कैसी लगी, हमें समझ में आया है, संस्कृत हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, संस्कृत हमें समझ में आ रही है, एक बार हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। तो सभी साथियों को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू साथियों, थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों।